Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brul. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन पे लेक्चर ख़त्म किया था, जहाँ पे मैंने आपको हेलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे हमारे जो हेलोजन्स हैं वो जिस कार्बन पे लगे हैं हम वो चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आइसोमेरिज्म, और इसके बीच में एक और टॉपिक है आपका नॉमेनक्लेचर, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, जो हम लोगों ने +1 क्लास के टॉपिक्स जो बेसिक था वहीं से कवर किया है। जो प्लेलिस्ट का आइकन है वो ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो फर्स्ट जो 6 वीडियोस है वहाँ से आप लोग नॉमेनक्लेचर कवर करोगे हेलो अल्केन्स के लिए, बिकॉज ये बिल्कुल सिमिलर नॉमेनक्लेचर है जो आपकी बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है पार्ट सेकंड में जो +1 में था। तो उसको फिर से कवर करने का कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे इस लेक्चर में, वो मैंने आपको +1 के साथ ही कवर करवाया है, बट मेक श्योर वो चीज़ आप वहाँ से कवर करो, क्योंकि जब तक आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता होगा तब तक आप लोग ऑर्गेनिक की रिएक्शंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब हम प्रेपरेशंस करेंगे तो उसमें आपको कंपाउंड के नाम दिए जाएंगे। तो अगर आपको नॉमेनक्लेचर ही नहीं आता है, तो अगर आप कंपाउंड का नाम लिख के उसका स्ट्रक्चर नहीं बता सकते तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन अल्काइल हैलाइड्स एंड हेलो अल्केन्स। आपको याद होगा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहाँ पे आपको मैंने आइसोमेरिज्म डिटेल में करवाया था, तो वहीं पे आपने एक टॉपिक पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसका जो लिंक है वो भी ऊपर आई आइकन पे आ रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। वहाँ पे आपने बहुत से टाइप के आइसोमर्स पढ़े थे स्ट्रक्चर में। यहाँ पे हमारे पास 2 आइसोमर्स आएंगे, एक है चेन आइसोमर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग और एक है पोजीशन आइसोमर। ये दोनों आइसोमर्स आपको करनी है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ इसकी। अगर हम बात करें चेन आइसोमर की, तो अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे 4 कार्बन और एक ब्रोमीन है, दिस इज अ 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो अगर हमें इसका चेन आइसोमर लेना है तो हम क्या करेंगे, इसका अदर कंपाउंड जो लेंगे उसमें हम CH3 को शिफ्ट करवा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो आपके पास 4 कार्बन अब इस ब्रांचिंग के फॉर्म में आ चुके हैं। ये चेन है जो ब्रेक डाउन हो चुकी है। दोनों कंपाउंड्स में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ब्रोमीन का नंबर सेम है, बट यहाँ पे आपके पास अब जो नंबरिंग है वो वेरी करेगी। तो आपके पास आएगा 1 2 3, तो यू विल गेट 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये है चेन आइसोमेरिज्म। इसमें चेन जो है अपने कार्बन्स को मूव करवा सकती है, जिसके कारण जो आपकी पेरेंट चेन होती है वो वेरी कर जाती है, रूट चेन जो है उसके कार्बन वेरी हो जाते हैं और आपके पास जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है। क्योंकि आइसोमर्स आपने पढ़ा है डिटेल में, आइसोमर मीन सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द कंपाउंड्स और एटम्स। सो ये था चेन आइसोमर। हम पर्टिकुलरली हेलो अल्केन्स कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो मैंने आपको एग्जांपल हेलो अल्केन्स की दी है। अब हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम लोग देख सकते हैं कि पोजीशन कैसे चेंज होगी हेलोजन्स की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये लेते हैं क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन है 1 क्लोरो ब्यूटेन, और जब इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है, तब हमारे पास इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो आप देख सकते हो इस केस में भी, दोनों केसेस में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की नंबरिंग सेम है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन सेम है, बट हमारे पास जो पोजीशन है क्लोरीन की वो वेरी करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे पास जो हेलो अल्केन्स है उसमें 2 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं, आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। एक है चेन आइसोमर, जहाँ पे चेन के जो कार्बन है जो होमोलोगस सीरीज थी वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रूट चेन है उसका जो कार्बन एटम है वो चेंज हो जाते हैं, तो उसका नेम भी चेंज हो जाएगा, बट दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। जितने कार्बन जितने हाइड्रोजन इधर हैं उतने ही इधर होंगे। सेम फॉर हियर। अगर पोजीशन आइसोमर की बात करें तो पोजीशन ऑफ हेलोजन जब वेरी करती है और कार्बन हाइड्रोजन सेम रहते हैं कंपाउंड में, तब हमारे पास जो आइसोमर्स होते हैं वो पोजीशन आइसोमर्स है। सो हमारा आइसोमर का सेक्शन इतना ही था इस चैप्टर में। इसकी जो डिटेल स्टडी है वो हम लोग लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। सो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करती हूँ, दैट इज योर
methods of preparation of monohaloalkanes. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें आपकी नेमिंग रिएक्शंस भी आएंगी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ मोनोहैलोअल्केन्स। जितने भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं और मोनो हैलाइड्स होते हैं, मोनो आपने कल पढ़ा था जहाँ पे एक ही हैलोजन होगा, उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एल्कीन्स और बाय अल्कोहल्स। इन तीनों तरीकों से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं मोनोहैलोअल्केन्स को। अब इन्हीं मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड रहेगा अल्केन्स के साथ प्रिपरेशन, देन अल्कीन्स और देन अल्कोहल। पहला मेथड हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। तो इसके लिए आपके पास जो रिएक्शन आती है मीथेन प्लस क्लोरीन, इट विल फॉर्म in the presence of light plus CH2Cl2। देखिए इसमें कितने सारे हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसका नाम होगा मोनोक्लोरोमीथेन, इसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोमीथेन। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ये हमेशा मिक्सचर में रहता है। जब भी मीथेन कंबाइन होती है क्लोरीन के साथ, एंड जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ये वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म की हेल्प से हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मोनोहैलोअल्केन्स। और अगर हम हायर अल्केन्स लेते हैं, यहाँ पे तो हमने एक ही कार्बन लिया था, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम प्रोपीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब हम देखेंगे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट ये बनता है और एक हमारे पास प्रोडक्ट बनता है CH3 CH, एक बार Cl यहाँ आ रहा है और एक बार Cl यहाँ आ रहा है। तो आप देख सकते हो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं जब हमारे पास प्रोपेन में क्लोरीन ऐड हो रही है, और 44% ये बनता है और रेस्ट जो है 56% वो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पे हमारे पास जब एक ही कार्बन था तब हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रेपरेशन ऑफ मोनोहैलोजन और मोनोहैलोअल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्केन्स, जिसमें हम फ्लोरीन यूज करेंगे। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल करवाई है वो क्लोरीन की है। इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। सिर्फ एक यही रिएक्शन है, यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लोरीन कैसे रिएक्ट होता है, बिकॉज बाकी किसी भी कंपाउंड में हम लोग फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है फ्लोरोइथेन प्लस 2Hg2Cl2। दिस इज अ स्वार्ट्स रिएक्शन। और इसकी जगह पे हम कोई और रिएजेंट लेंगे अगर, तो वो होगा सिल्वर फ्लोराइड, AsF3 फ्लोराइड, SbF3 और एक ये मरकरी। इनके अलावा हम कोई भी और रिएजेंट नहीं ले सकते फ्लोरीन वाला अगर हमें मोनोहैलोजिनेशन करनी है, स्पेशली फ्लोरीन की। सो ये थी आपके पास फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलोअल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। अब मैं बताऊंगी फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, उसमें हम कैसे एडिशन कर सकते हैं हैलोजन्स की फ्रॉम एल्कीन्स। तो जब हम एल्कीन से प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग लेंगे एग्जांपल इथीन की, और इसमें HCl ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2
Cl, दैट इज क्लोरोइथेन। और अगर आप इसमें HBr ऐड करोगे तो ब्रोमोइथेन बन जाएगा प्रोडक्ट। और अब इसकी जो प्रेपरेशन है एल्कीन से जो आपको मोनोहैलोजन फॉर्म करने हैं, उसके लिए हमारे पास जो बेसिकली वे हैं वो दो रहते हैं। जब तक हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे यहाँ पे दो कार्बन है, दोनों में से ब्रोमीन या क्लोरीन किसी भी साइड जाए एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा। कहने का मतलब जब हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के कार्बन होंगे तब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एडिशन होगी। उस टाइम पे हम देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास। सिमेट्रिकल के लिए आपने पढ़ लिया, हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं अनसिमेट्रिकल बताऊँ, जहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है, मतलब ओड नंबर ऑफ कार्बन है इन शॉर्ट, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है CH3 CH CH2 प्लस HCl। उस टाइम पे जो प्रोडक्ट रहता है CH3 CHCl CH3, ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। और जो दूसरे ऑप्शन है CH2 CH2Cl, ये बनता है माइनर प्रोडक्ट। जब तक हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है तब तक हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं दोनों की रेशो इक्वली रहती है ऑलमोस्ट। पर जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं एल्कीन में, उस टाइम पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर वो बनता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे एडिशन होती है जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे हैलोजन की, और जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे हाइड्रोजन जाता है। तो आप लोगों ने देखा हमारे पास जब एल्कीन में एडिशन हो रही है HX की इन शॉर्ट, तो हमारे पास उस पोजीशन पे अटैक होता है जो पोजीशन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन की काउंटिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे हाइड्रोजन जाता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन की काउंटिंग कम होती है वहाँ पे हैलोजन जाएगा। और इसको हम बोलते हैं मार्कोनिव्स रूल। और मार्कोनिकॉव्स रूल। सो ये रूल है क्या? In the addition of HX to an unsymmetrical alkene, the halogen atom adds preferably to the carbon atom of the double bond with less number of hydrogens. तो यहाँ पे हुआ है while hydrogen atom get attached to the other carbon where there are more number of hydrogen। तो ये था हमारा मार्कोनिफ रूल कि हैलोजन वहाँ जाएगा डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन के पास जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे। दिस इज योर मार्कोनिफ रूल। और अगर हम इसमें परऑक्साइड ऐड कर देते हैं उस टाइम पे हमारे पास जो इफेक्ट आता है वो होता है परऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। और उस टाइम पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ऑपोजिट बनते हैं, जो माइनर होता है वो मेजर बन जाता है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो माइनर बन जाता है। अभी हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जब परऑक्साइड की प्रेजेंस होती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो रिवर्स हो जाता है। जो हमारे पास परऑक्साइड के बिना कंपाउंड था वो हमारे पास मार्कोनिव रूल के अकॉर्डिंग बनता है, बट जब हम उसमें परऑक्साइड ऐड कर देते हैं तो मार्कोनिव रूल को फॉलो नहीं करता है, उसके ऑपोजिट जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिव रूल। मार्कोनिव रूल क्या था? मार्कोनिव रूल में हमने भी देखा कि हमारे पास जो हैलोजन है वो उस पोजीशन पे जाके बॉन्ड बनाएगा, उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो अगर हमारे पास ये एल्कीन थी तो यहाँ पे अगर हैलोजन आएगा तो ये रहेगा मार्कोनिव रूल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ये है डबल बॉन्ड, इस एल्कीन के ऊपर एडिशन होगी HX की। तो अगर हम इसमें एडिशन देखें, ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमें फॉलो करना है मार्कोनिव रूल। तो HX हमारा जो एडिशन करेगा हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3। पर अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं परऑक्साइड, तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में जो HX अटैक करता है CH3, तो यहाँ पे भी H आ जाता है और यहाँ पे आपके पास X आ जाएगा। दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ द परऑक्साइड इफेक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये बनेगा और इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड ये बनता है। इसको हम बोलते हैं, जो ये प्रोडक्ट बना है
इसने हमारा रूल फॉलो किया है मार्कोनिव्स रूल। इसने रूल फॉलो किया है मार्कोनिव्स रूल। और जो हमारे पास दूसरा है इस साइड, यहाँ पे मार्कोनिव्स रूल फॉलो नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारे पास आया है पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, और ये आया है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब ये इफेक्ट देखें अगर, तो ये इफेक्ट हमारा लगता है जब हमारे पास HX है HBr, मतलब हेलोजन है ब्रोमीन। इसके अलावा अगर कोई और हेलोजन होगा तो पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता है। ये आपको याद रखना है। हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, दो चीज़ें बन सकती हैं। अगर हम बिना पेरोक्साइड के काम करें, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमारे पास पेरोक्साइड है तब हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यही डिफरेंस है। और ये हमारे पास जो इफेक्ट है वो शो होता है HBr के केस में। तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो। तो इस एग्जाम्पल में आपको दोनों इफेक्ट्स पता लग रहे हैं, मार्कोनी रूल भी पता लग रहा है और खराश इफेक्ट भी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मार्कोनी रूल फॉलो नहीं होता, एंटी मार्कोनी रूल लगता है। और इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड हमारे पास मार्कोनी रूल फॉलो होता है जब भी हम एडिशन करते हैं HBr की इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी देखो सिमेट्रिकल एल्कीन की मैं आपको फिर से एक बार एग्जांपल दे देती हूँ। ये हमारे पास है कार्बन, ये अब देखो, चाहे आप इस कार्बन पे एडिशन करो चाहे आप इस कार्बन पे एडिशन करो, आपके पास दो ही प्रोडक्ट नहीं बन सकते, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप HCl ऐड कर रहे हो तो आप क्लोरीन किसी भी कार्बन पे ऐड कर दो, हाइड्रोजन किसी भी कार्बन पे ऐड कर दो, एक आपने HX की एडिशन के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल H हमारे पास कहाँ पे ऐड हो सकता है और X कहाँ पे ऐड होगा। अगर मार्कोनी रूल देखें तो वो जाता है हमारे उस कार्बन पे जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, और जो हाइड्रोजन है वो वहाँ जाता है जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। एक मार्कोनी रूल को हम अदर परस्पेक्टिव से कर सकते हैं, दैट इज कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन जहाँ पे स्टेबल बनेगा वो भी मार्कोनी रूल फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे मैकेनिज्म देखो इसका, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एल्कीन है, ये हमारे पास एक एल्कीन है। इस एल्कीन में अगर हम लोग यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हैं, अगर हाइड्रोजन यहाँ जाता है तो ये बनता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और अगर हम लोग यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दें तो यहाँ पे बना दें हम कार्बोकेटाइन, उस टाइम पे हमारे पास बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों आए हैं ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में। तो वो कार्बन जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, और वो कार्बन जिसके साथ दो कार्बन अटैच है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी, जिसके कारण ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग इस केटाइन के ऊपर हमारे पास हेलोजन जाएगा। जब हम इसमें HX ऐड करेंगे तो इसका मतलब दूसरी पोजीशन पे जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन। तो ये था आपके पास मार्कोनी रूल। दो पर्सपेक्टिव हैं, एक आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हैं इन मार्कोनी रूल, और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो हेलोजन है वो उस कार्बन पे जाएगा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, क्योंकि पहले हाइड्रोजन की एडिशन होगी और उसके बाद कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। आपको मैं पहले इसका मैकेनिज्म करवा देती हूँ। इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास कोई एल्कीन थी और HCl, तो एल्कीन में हम लोगों ने HCl ऐड करवाया तो होगा क्या, ये जो रिच इलेक्ट्रो रिच थी इसने जाके एडिशन की, अटैक किया H पॉजिटिव के ऊपर और इसने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, क्लोरीन सेपरेट होगी, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और जो एल्कीन थी उसमें एक कार्बन के ऊपर आ गया हाइड्रोजन, और जो एक कार्बन था अब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी है। अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर हमारे पास फर्दर एडिशन होती है हेलोजन की अगले स्टेप में, तब हमारे पास अल्कीन बनता है, मोनोहेलोल्कीन्स।
और फिर हमारे पास बनता है प्रोडक्ट CH3H और H। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैकेनिज्म में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होती है कंपाउंड की वो अटैक करती है हाइड्रोजन के ऊपर, जो हेलोजेनिक चार्ज है जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन खींच लेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये। अगर मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूं तो आप लोगों को मैंने पहले सिंपल सा बताया, उसके बाद मैंने मैकेनिज्म बताया, चीज़ों को मिक्स मत करना। सबसे पहले आपने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ मोनोहेलोल्केन्स बाय अल्केन्स, वो सिंपल था, अल्केन्स में आप लोग रिप्लेस करके उसको ऐड कर सकते थे। उसके बाद मैंने आपको कराया फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स में मैंने आपको दो वे बताए, एक इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, एक बताया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड वो मार्कोनी रूल फॉलो करता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वो एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। जो मार्कोनी रूल था वो दो वे में पॉसिबल है, दोनों तरीके उसमें सूटेबल है, आप कोई भी एक वे याद रख सकते हो। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग जो हेलोजन होता है हमारा HCl का या HX का, वो जाता है उस कार्बन के ऊपर, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं, देन उस कार्बन के ऊपर जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये था एक मार्कोनी रूल। अब सेकंड डेफिनेशन है मार्कोनी रूल की कि जो हमारा हेलोजन है वो उस कार्बन पे जाएगा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो फिर हम लोगों ने टर्शरी कार्बोकेटाइन देखा। अब उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं मैकेनिज्म बताने लगी हूँ, जो मैंने आपको अभी बताया भी है कि यहाँ पे एल्कीन थी, एल्कीन के डबल बॉन्ड ने अटैक किया हाइड्रोजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन ने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन के पास चले गए, क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और जब हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड ने जब अटैक किया तो इसमें वो एक कार्बन के साथ लग गया, तो उस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी। दूसरा कार्बन था जिसका डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड खत्म हो चुका है, तो उस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, उस पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर जो नेगेटिव हेलोजन था वो अटैक करेगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये टू स्टेप रिएक्शन है, पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप फास्ट होता है। रिमूवल ऑफ जो HCl में से H की रिमूवल है वो स्लो है, पर जब एक बार कार्बोकेटाइन बन जाता है तब प्रोडक्ट बनना ईजी है। सो आई होप आपको ये मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल के बारे में पता लग चुका है। अब अगर मैं एंटी मार्कोनी रूल की बात करूँ तो उसका मतलब क्या होगा, एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग जब हम पेरोक्साइड डालते हैं HBr की प्रेजेंस में तो हमारे पास एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है। हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स थे, और हेलोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। सो बाय दिस हमारा ये सेकेंड जो प्रेपरेशन है, प्रेपरेशन फ्रॉम अल्कीन, ये खत्म होती है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके फिर ये लेक्चर ख़त्म करती हूँ। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसकी हम बैलेंसिंग देख लेते हैं, 4 कार्बन 4 कार्बन, ओके। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है बिकॉज डबल बॉन्ड के इस साइड 3 कार्बन है और इस साइड 2 कार्बन है। तो अब हम इसमें देखेंगे मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल कैसे लगता है, राइट। सबसे पहले आपको पेपर में ये नहीं बताया होगा कि यहाँ पे एंटी मार्कोनी रूल लगाओ या मार्कोनी रूल लगाओ, आपको एक रिएक्टेंट दिया होगा और साथ में लिखा होगा प्लस HBr। तो आप उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या बनाओगे, आपको देख के पता लगना चाहिए कि यहाँ पे हम मार्कोनी रूल लगाएंगे क्योंकि ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और जब हम HBr की एडिशन करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हेलोजन यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, तो हमें तब मार्कोनी रूल ध्यान रखना है। हमारे पास अगर हम कार्बन की देखें पोजीशंस, मैं आपको ये एग्जांपल दे देती हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एग्जांपल कर लो। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन यहाँ जाना चाहिए और जो हेलोजन है वो इस कार्बन पे आना चाहिए। और जब हम यहाँ पे HBr लिखा होगा और साथ में लिखा होगा H2O2, तो H2O2 क्या होता है, पेरोक्साइड होता है। तो इस पेरोक्साइड ने यहाँ पे अप्लाई कराना है एंटी मार्कोनी रूल, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑपोजिट रहेगा, यहाँ पे आएगी हाइड्रोजन, और जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन थे वहाँ पे चला गया ब्रोमीन।
तो ये किसके कारण हुआ? पेरोक्साइड के कारण हुआ। पेरोक्साइड ने जो प्रोडक्ट है वो चेंज करवा दिया, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग और ये प्रोडक्ट मिला खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट के अकॉर्डिंग। पेरोक्साइड इफेक्ट में होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होती है, आपको पता होगा ये पेरोक्साइड है, तो ये रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक होता है पहले और फिर ये मैकेनिज्म होता है। फर्दर इतने स्टेप्स करने की आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज थोड़ी सी मुश्किल आएगी आपको इस मीडियम के थ्रू पढ़ने में, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो आप इतना कर लो, दैट इज सफिशिएंट। आपको ये पता हो कि हमारे पास जो एल्कीन है अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो वहाँ पे हमें मार्कोनी रूल लगाना है। मार्कोनी रूल क्या होता है, खराश इफेक्ट क्या है, पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है, तो उसके बारे में आपको पता होगा। तो अब मैंने आपको आज के लेक्चर में दो चीज़ें बताई हैं। एक हमने प्रेपरेशन की मोनोहेलोअल्केन्स की फ्रॉम अल्केन्स एंड फ्रॉम अल्कीन्स, और एक हमने किया था आइसोमेरिज्म। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन रिवाइज दिस, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस, बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मार्कोनी रूल देखो क्या है, जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट अगली प्रेपरेशन करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।